नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज का हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता। और आज के इस कार्यक्रम में मैं अपने सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमने मध्य प्रदेश से यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित कथाकार साहित्यकार श्री भालचंद्र जोशी को। अभी थोड़ी देर में हमारे साथ श्री भालचंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हम विधिवत रूप से आज का ये कार्यक्रम आरंभ करेंगे। आइए सबसे पहले हम उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर जोड़ते हैं मध्य प्रदेश से श्री भालचंद्र जोशी को। नमस्कार नमस्कार आप जोशी जी, सभी को। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर, और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। क्या आपका स्वागत है आज के इस मंच पर। अब देखिए, अभी हमने कार्यक्रम आरंभ ही किया, हमारे साथ जी मित्र जुड़ने शुरू हो गए। जी श्री पिलकेंद्र अरोड़ा जी, बहुत अच्छे, आप जानते हैं उनको, बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं, हाँ साहित्यकार हैं, वे हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी चंद्र शुक्ल जी, बहुत अच्छे जी समीक्षक हैं, आकाशवाणी के हमारे मित्र हैं, वो भी जुड़ गए। सदानंद मिश्र जी भी आकाशवाणी के मित्र हैं, हमारे साहित्य में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं, हमारे साथ जुड़ गए। तो मैं अपने मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जोशी जी, आपका इस मंच पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। संतोष रैना जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, आप तो दिल्ली में रहते हैं, तो जी वहां हाँ, पर कैसे जाना हुआ? दिल्ली मेरा बेटा वहाँ जॉब में है। तो जब वो वहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो चूंकि मैं रिटायर हो चुका हूँ, तो मुझे भी उसके साथ ही रहना था। तो उसका बहुत आग्रह भी था कि आप हमारे साथ रहो। तो मैं और मेरी पत्नी हम दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए वहाँ पर। और फिर दिल्ली में बहुत सारे मित्र भी हैं, लेखक, सारे दोस्त हैं, तो समय काटने की भी सुविधा है, लिखने पढ़ने की भी सुविधा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, जी दिल्ली में भी आपका स्वागत है, लेकिन आज आप अपने परिवार में हैं, अपने वहाँ मध्य प्रदेश में जो आपका घर है वहाँ पर जी गए हैं। मुझे लग रहा जी है कि किसी विशेष कार्य की वजह से गए होंगे आप। राखी के लिए आए हुए हैं। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि देखिए, कल रक्षाबंधन का भी बहुत ही महान बड़ा पावन पर्व है। अब जी इस बीच में हमारे साथ विजया गुप्ता जी भी जुड़ गई, उनका मैं अभिनंदन करता हूं। तो मैं अपने मित्रों को बताऊंगा कि जैसा कि आप जानते हैं, आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री भालचंद्र जोशी, वरिष्ठ कथाकार साहित्यकार। जोशी जी, आप तो पेशे से इंजीनियर थे, साहित्यकार कैसे बन गए, जरा हमारे मित्रों को बताइए। पेशे से इंजीनियर होने से पहले ही मैं लिखने लगा था, बहुत कम उम्र में। मतलब मैं 19-20 बरस की उम्र में मेरी साक्षात्कार में, धर्मयुग सारिका में कहानियां छपने लग गई थी। तो उसके बाद में फिर मेरा दाखिला इंजीनियरिंग में हुआ। तो यूँ समझिए कि इंजीनियर तो मैं धोखे से बन गया। मूल रूप से तो मेरा रुझान लिखने पढ़ने की ओर था, और लेखक ही मानता हूँ अपने आप को। सेकेंडरी है इंजीनियर होना, क्योंकि एक उम्र के बाद, एक नौकरी की सीमा खत्म होने के बाद तो वो चीजें खत्म हो जाती हैं, लेकिन लेखक आदमी जीवन भर रहता है। जी। जी जी तो इस तरह से नहीं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो आरंभिक जीवन है, आपका जो शुरू में शिक्षा दीक्षा हुई है, जी कुछ दिनों को कुछ याद करिए ना। हाँ, वो देखिए, पढ़ाई तो शुरुआती सारी खरगोन में हुई, क्योंकि हम लोग गांव में रहते थे। और इसीलिए मेरी कहानियों में गांव के सारे दृश्य, वहाँ का परिवेश बार बार निकल कर आते हैं। क्योंकि आदिवासी जिला है, तो मैंने आदिवासियों पर बहुत ज्यादा कहानियां लिखी हैं। तो मुझे जब शुरुआत में, मेरे एक पड़ोस में एक मित्र रहते थे, वो एक्चुअली मेरे बड़े भाई के मित्र थे। तो मैं, वो लिखा करते थे तो मैं भी लिखने लगा। मुझे कविताएं कम मेरी रुचि थी। एक दो कविताएं लिखी, दो चार शुरुआत में उनके साथ, पर मैं तुरंत गद्य की ओर आ गया। फिर कहानियां लिखने लगा, उनको मैंने बताई, तो उन्होंने कहा कि भाई, ये
कहानी तो अभी मुझे जमी नहीं, आपने क्या पढ़ा है, आप ये पढ़ो वो पढ़ो। मैंने फिर सारा ओल्ड लिटरेचर जितना भी था, प्रेमचंद, प्रसाद, ये सारा उन्होंने पढ़वाया तमाम। भैरव प्रसाद गुप्त, यशपाल, जैनेन्द्र, और बात ये नई कहानी की पीढ़ी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, मतलब वहां से लेकर यहाँ तक सारे लोगों को फिर मैंने उनको कहानी दिखाई। उनका अच्छा ये पढ़ा, पर अभी तुमने बाहर का नहीं पढ़ा, तुमने गोर के नहीं पढ़ा, दोस्तों उसके नहीं पढ़ा, तो फिर क्या पढ़ा? मैंने उन लोगों को पढ़ा। उनका ठीक है, रशियन पढ़ लिया, अंग्रेजी नहीं पढ़ा तुमने अभी, वो लेखकों को पढ़ो। उस आदमी ने इतना पढ़वाया मुझसे, मैं एक दिन चिढ़कर उनसे बगैर कुछ एक कहानी भेजी साक्षात्कार में, वो छप गई। मैंने कहा, मेरी कहानी छप गई? तो बोलो, तो पहले भी छप जाती, मैं जानता था, पर फिर तुम इतना पढ़ते नहीं, और एक लेखक को पढ़ना जरूर चाहिए। तो तब मुझे भी लगा, और मैं आज भी कहता हूँ कि अच्छे लेखन का रास्ता हमेशा अध्ययन से होके जाता है। क्या बात उसके बाद मैं सारिका में भेजी कहानियां, फिर कमलेश्वर संपादक थे उसके, तब वहां भी छपी कहानी। फिर तो उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। फिर मेरा दाखिला इंजीनियरिंग में हो गया, मैं वहां चला गया, पर लिखता रहा, कम हो गया लिखना वहां जाकर, पर लिखता रहा। फिर नौकरी में आया, फिर लगातार फिर से शुरुआत हो गई, हंस, कथा देश, मतलब फिर देश की शायद ही कोई पत्रिका बची हो जहां मेरी रचना न छपी हो। नहीं, इंजीनियरिंग जब आपने की तो नौकरी वगैरह कहाँ से आपने फिर वो शुरुआत इंजीनियरिंग की? करने से करते ही मतलब मुझे तुरंत नौकरी मिल गई थी झाबुआ जिले में। तो वहाँ बहुत घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, वहां पर मुझे मेरी नौकरी थी। और मतलब वहाँ उस जगह जाने के लिए 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, बहुत दूर बस छोड़ देती थी 20 किलोमीटर पहले, और वहां से वहां तक हम लोग पैदल जाते थे। और आसपास कहीं भी साइट पर जाना हो, कुछ काम देखने, तो भी पैदल, क्योंकि वहां ना मोटरसाइकिल चल सकती थी ना साइकिल चल सकती थी, बसें चलती नहीं थी, सब पहाड़ पहाड़ थे पूरे, चारों तरफ जंगल, घने जंगल थे। तो औसतन मैं करीबन उस समय 20 से 30 किलोमीटर रोज चलता था पैदल, रोज जाना पड़ता था काम पर, तो रोज इतना चलते ही चलते थे हम लोग। तो जंगलों से इतना बड़ा मोह हो गया मुझे। और उस नौकरी काफी सालों तक वहां रहा। उसके बाद तबादला खरगोन हुआ, खरगोन के बाद फिर प्रमोशन के बाद धार गया। आदिवासी जिला है वो भी, मतलब ये पूरा बेल्ट ही आदिवासी है, तो आदिवासियों के बीच रहने का मुझे बहुत ज्यादा मौका मिला, बहुत ज्यादा। तो रिटायरमेंट के बाद जब यहाँ वापस लौट आया, खरगोन ये भी आदिवासी जिला है, तो यहाँ मैं काफी गांव गांव पूरा देखा हुआ है मेरा पूरा जिला। फिर मैंने जितने भी आदिवासी गांव सुदूर जंगलों के छूट गए थे वो भी सारे देखे। और फिर अब जाकर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। तो इस तरह से फिर आपकी आजीविका शुरू हुई और लेखन हाँ। तो साहित्य तो आपका लगातार चलता रहा। जहाँ तक मुझे जानकारी है, 8वें जी। दशक के उत्तरार्ध से आपका जो लेखन है हाँ। जी। कहानी के माध्यम से शुरू हुआ। जी हाँ, तो पहली कहानी 1976 में छपी थी, छुटकारा करके कहानी छपी थी वो। अ, नई दुनिया यहाँ का एक अखबार है बड़ा, उसमें छपी थी। फिर उसके बाद साक्षात्कार में आई, फिर 2-3 कहानियां आजकल वगैरह पत्रिका में आई, फिर सारिका में आई। सारिका उन दिनों इतनी बड़ी पत्रिका थी कि उसमें छपना बड़ा सम्मान का माना जाता था। कठिन तो कठिन माना जाता था। जी जी। हाँ, उन्होंने समांतर विशेषांक में मेरी कहानी छापी थी, 5 लोगों के साथ मैं भी था। तो वो बात है 78 की, मतलब मैं 20-21 साल का रहा हूँ जब, मतलब वो बड़ी दिलचस्प कहानी है कि उसका जब पारिश्रमिक आया, तो वो मैं घर नहीं था, मुझे बताया गया, मैं गया पोस्ट ऑफिस, तो उन्होंने कहा भाई अपने पिताजी को भेजो, उनके नाम का मनी ऑर्डर आया है। मैं कहा नहीं, अच्छा। मेरे नाम का मनी ऑर्डर है। उन्होंने कहा तुम्हारा हो नहीं सकता, इस सारिका में कहानी छपी है, टाइम्स ऑफ इंडिया से पैसा आया है, तुम्हारी दाढ़ी न मूछ कुछ भी नहीं हो, बच्चे हो। फिर मैं उनको सामने एक छोटी सी गुमटी पर, वहाँ अखबार बिकते थे, तो वहाँ बहुत पुराने समाजवादी थे, एक पत्रकार थे बंकिम जी, उनके पास ले गया। फिर उन्होंने कहा भाई ये इसी की है, और इतनी कम उम्र में ये आदमी सारिका में छपा है, बहुत अच्छी बात है, इनको पैसा दे दो तुम। तो फिर उन्होंने कहा सर गवाह पे आप दस्तखत कीजिए। अच्छा, क्या था राशि, क्या थी राशि, कितनी थी जोशी जी? वो राशि 100 रुपए थी। वो क्या बात है! ये हाँ, किस सन की बात कह रहे हैं आप? 76 वाली? 78 की। 78 की? तो उन हाँ, दिनों संपादक कौन थे सारिका के? कमलेश्वर थे। कमलेश्वर जी थे। जी 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 हाँ जी। हाँ हाँ। जी। क्या बात है, क्या बात है! तो फिर कहानी पर क्या प्रतिक्रिया, पाठकों की क्या प्रतिक्रिया हाँ, रही? अच्छा, उन दिनों सबसे तो बड़ी क्या। बात, नहीं सुनिए ना, सबसे बड़ी बात ये हाँ। होती है
जो हमारा साहित्य समाज है, जो जी कथाकार थे, कहानी लेखक थे, उनका रवैया क्या रहा कि भालचंद्र जोशी जी एक नए कहानीकार सारिका में प्रकाशित हो चुके हैं, तो आपके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं क्या आई आपको उस कहानी पर? बहुत अच्छी प्रतिक्रिया। उन दिनों चिट्ठियों का मामला था, तो शायद ही कोई ऐसा लेखक बचा होगा या उस समय का जिन्होंने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, बधाई न दी हो, कहानी पर बात न की हो। कई तरह की बातें थी, क्योंकि वो थोड़ी-सी मज़दूरों को लेकर कहानी थी, तो उस तरह की बातें भी थी। फिर चूँकि ब बाद में मेरी कहानियाँ थोड़ी-सी प्रेम कहानियाँ थी, तो वो भी लोगों ने कहा कि भई ये बड़ा बदलाव है इस तरह का, इन चीज़ों का। राजन यादव की भी चिट्ठी आई थी, कमलेश्वर जी की भी आई थी। जब स्वीकृत की थी तब भी कहानी पर उन्होंने एक लंबी टिप्पणी की थी। मनोज श्याम जोशी की चिट्ठी आई थी, क्या तो बात है। मनोज श्याम, हाँ, हाँ, काफ़ी। और उनसे तो काफ़ी फिर लंबी बातचीत भी होती रही। वो एक बार यहाँ निमाड़ आए तो फिर मेरे घर पर भी आए थे वो, तो काफ़ी बातें हुई थी कहानी को लेकर। उन्होंने काफ़ी देर चर्चा की थी कि तुम इस तरह की लिखते हो, कहानी मतलब तुम हो आदिवासियों के बीच, लेकिन लिखते हो प्रेम कहानियाँ, बोले। और मैंने कहा मैं जिस दिन आपके उपन्यास से अच्छा उपन्यास प्रेम का लिख पाया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बहुत हँसे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे उपन्यास से ज़्यादा अच्छा तुम लिखो, और तुम लिख पाओगे, बोले, लिखना। अच्छा। हाँ, हाँ। उनका उपन्यास था, मैं नाम भूल रहा हूँ, प्रेम उपन्यास था, बहुत बहुत बढ़िया उपन्यास था वो। मनोज श्याम जोशी का बड़ा लोकप्रिय उपन्यास है, मेरे पास है मेरी लाइब्रेरी में। नहीं, क्या था वो, कसक। अच्छा अच्छा। कसक उपन्यास था उनका, हाँ। तो या हाँ। वो, हाँ, तो वो मेरी उनसे काफ़ी चर्चा होती थी। फिर मैं दिल्ली गया तो उन्होंने कहा भी था कि तुम घर आओ। अच्छा, क्या होता कि हम तो गाँव के लोग थे, सीधे जब दिल्ली पहुँचे तो उनके घर चले, मतलब गए और रास्ते से फ़ोन किया, सिर्फ़ उस समय लैंडलाइन होता था। मैंने कहा मैं घर आ रहा हूँ। बोले तुम कहाँ आ गए हो? मैंने बताया किस जगह। बोले अब तुम आधी जगह आ गए हो, पर दिक्कत ये है कि मेरा बेटा आया हुआ है, बस मुझे उसे छोड़ने एयरपोर्ट जाना है। पर अब तुम यहाँ तक आ गए हो तो घर तो आ ही जाओ। मैं गया, बड़ा शर्मिंदा भी हुआ। तब मुझे पहली बार लगा कि कहीं जाओ तो फ़ोन करना चाहिए। उस समय समझ नहीं थी इतनी। फिर उनके घर गए तो मैंने कहा आप चले जाइए, हम मिलने नहीं। बोले अब मैं अ, बाद में मिल लूँगा इससे, मैं फ़ोन पे बात कर लूँगा। मैंने कहा तुम आए हो तो मैं तुम्हारे ही साथ बैठूँगा, अब इसको एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा और तुम यहाँ बैठोगे। तो बड़ा, थोड़ा भीतर से गिल्ट भी फ़ील हुआ कि अरे ये तो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं होने दिया इस तरह का। बहुत खुश हुए, बहुत सारी बातें करते रहे। अच्छा क्यों आए हो? मैंने कहा पुस्तक मेले में। बताओ हिंदी की ऐसी कौन-सी किताब है जिसे पढ़कर तुम्हें लगे कि इसे ना पढ़ता तो अफ़सोस होता? तो मैंने कहा कि एक का नाम तो ले सकता हूँ। मैंने कहा कि बाणभट्ट की आत्मकथा। तो बोले क्या हाँ, बात है। ये है। हाँ, तो दूसरी, मैंने कहा दूसरी आप बताइए। तो उन्होंने कहा दूसरी किताब नहीं, बोले मैं तुम्हें कविता की बताऊँगा कि मैं राम की शक्ति पूजा ऐसी चीज़ है कि जिसे क्या ना पढ़ो बात है। तो क्या अफ़सोस बात। होगा। हाँ, तो वो फिर चिट्ठियाँ भी लिखते थे। मैं कहीं मेरी कहानी छप जाती तो पढ़ते थे, फिर लिखते थे। अ, फिर बाद में कथादेश ने एक बार मुझसे कहा भी था कि उनको एक लंबा इंटरव्यू कर दो आप। पर वो मैंने कहा अब इतना फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा उनको, दोबारा फिर नोट्स बनाने पड़ेंगे। हमारे समय के इतने बड़े लेखक का जब आप इंटरव्यू करोगे, तो उतनी तैयारी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि इंटरव्यू एक मुठभेड़ की तरह होना चाहिए, मतलब खूब अच्छी जमकर बातें होनी चाहिए। क्या बात है। आवाज़ आ रही है? इस बीच में हाँ आवाज आ रही है। जी, पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने बहुत अच्छा कहा है। वाकई जी, उस समय ऐसा समय था जब सारिका और धर्मयुग में छपना लेखन का मापदंड माना जाता था। वो बात सही है, क्योंकि हमें भी याद है कि हम जी, भी तरसते थे कि सारिका में, धर्मयुग में, ऐसी जी। पत्रिकाओं में हमारी भी रचनाएं आ जाएं। अच्छा, इस बीच हाँ, में डॉक्टर प्रतिभा जैन जी आपका कार्यक्रम देख रही हैं, आशमा कौल जी, कल्पना मनोरमा जी, कंचन वर्मा जी लगातार जुड़े हैं, प्रियंवदा पांडे जी ये जी। कार्यक्रम देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब जो विशेष जो टॉपिक है मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, वो जी। है कि आपने आदिवासी जीवन पद्धति पर और उसका जो कला का विकास है उस पर जी, विशेष अध्ययन किया है। जी। आप इसके बारे में हमें कुछ अवगत कराना चाहेंगे कि हाँ, हाँ। आदिवासी की जो जीवन कला है, जीवन पद्धति जी, है,
वो हाँ आपको किस तरह से आकर्षित करती रही, और कला बिल्कुल। जो उनकी है तो उसका क्या विशेष योगदान रहा था उस समय जिसका आपने अध्ययन किया? देखिए क्या है कि जब पूरा जीवन ही मेरा आदिवासियों के बीच बीता है, तो अलग से अध्ययन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। रोज़ दिन-रात उन्हीं के बीच रहते थे, तो वो चीज़ें साफ-साफ नज़र आती थी। और किस तरह से वो लोग उनका जीवन है, किस तरह से जीवन शैली है, क्या है। मतलब आप देखिए कि उनका श्रम, मुझे सबसे बड़ी ये बात लगी कि वो श्रम की महत्ता उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है। श्रम का बड़ा पूज्य भाव है श्रम को लेकर उनके यहाँ, और स्त्रियाँ भी बराबर की भागीदार हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब यदि वो घर पर वो खेत, अच्छा जनरली क्या होता है कि जहाँ खेत होता है उसी में वो घर बनाते हैं। क्या ऐसा बात! नहीं होता कि खेत से 2 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, नहीं खेत मतलब आस-पास 3-4 खेत हो तो 3-4 टपरियाँ, वो एक गाँव मान लिया जाता है। हर आदमी अपने खेत, क्योंकि उसको खेत की रखवाली करनी पड़ती है जानवरों से, क्योंकि उन दिनों वहाँ जानवर भी बहुत थे, तभी बहुत तरह के थे। तो वो वही बनाकर रहते थे, इसी जगह रहते थे। ताड़ के पेड़ बहुत थे, तो वो सुबह जैसे ताड़ी निकालने जाते थे ऊपर, ताड़ी निकाल कर आते थे। उनका नियम था, मैंने पूछा था शुरू-शुरू में, तो उन्होंने कहा था कि सुबह निकालते हैं या शाम को, रात को नहीं। हम कोई कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाए, रात को हम उनके लिए ताड़ी नहीं उतारेंगे। तो वो कितना भी बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये अच्छी बात लगी मुझे। मैंने कहा ठीक है। और दूसरी चीज़ एक मैंने देखी कि जैसे उनके यहाँ, जैसे आपने पंजाब में भी देखा होगा कि जो धान जब निकलता है तो उत्सव होता है। तो वहाँ भी ये था कि जब धान निकलता था, तो 1 या 2 व्यक्ति जिसके यहाँ भी पहले धान निकलता था, वो अपने घर पर उत्सव आयोजित करता था। उस मतलब वो लोग मक्का बोते थे। उनके यहाँ क्योंकि पहाड़ों पर खेत होते थे, तो दूसरा कुछ चीज़ बोया नहीं जा सकता था। मक्का बोते थे, कभी-कभी बाजरा, या थोड़ी बहुत ज्वार। तो वो उसका दलिया बनाते थे। सब चीज़ें क्या मिला के, बात! सब्ज़ी ये सब मिलाकर, हाँ। और पूरे गाँव को आमंत्रित करते थे। हालाँकि 20-25 घर रहते थे, पर वो सभी को बुलाते थे और सभी इकट्ठे होते थे, रात भर नाचते थे, महुए की शराब पीते थे, और वो जो बना हुआ था मक्के का घाट बोलते वो लोग उसको, मतलब वो जो दलिया, वो वही खाते थे और सबको वही खाना पड़ता था। और इतना अद्भुत बात देखी मैंने कि कोई व्यक्ति को नहीं छोड़ते थे गाँव में। हम लोग कोई उत्सव मनाते तो अपने प्रियजन को चुनते हैं कि इसे बुला लें, उसे बुला लें, हमारे घर कार्यक्रम है तो। वहाँ चुनने का कोई विकल्प नहीं है, सभी को बुलाया जाना है। ये बात मुझे अच्छी लगी कि जो सेलिब्रेशन है वो चुनिंदा लोगों के बीच नहीं है, वो सारे लोगों का सामूहिक है। वहाँ खुशी सामूहिक रूप से है, गम भी बड़ा सामूहिकता में लिए हुए। एक व्यक्ति के यदि कुछ हो गई गमी, तो पूरा गाँव उसके घर इकट्ठा हो जाएगा। कोई उसके लिए थोड़ा-सा धान दे जाएगा, कोई कुछ चीज़ रख जाएगा, कोई शराब रख जाएगा उसके घर, क्योंकि मेहमान आएँगे। वहाँ एक नियम, मतलब बड़ा उनके रिवाज है कि घर में आए तो वो शराब पिलाते हैं। उसको बड़ा सम्मानजनक मानते हैं कि इन्होंने हमारे घर शराब पी। वो तो यदि खुद ही मना कर बनाते दो, होंगे ना, वो जो वो आप खुद कह रहे हैं कि बनाते हैं। जो। हाँ, हाँ। जी, जी। मना करने पर उनको थोड़ा धक्का लगता था। अच्छा, वो चाय-वाय समझते नहीं कुछ भी, कि चाय क्या, वो उन्होंने कभी देखी भी नहीं और वो जानते भी नहीं थे उसके बारे में। तो वो शराब या ताड़ी देते थे। तो पी लेता था व्यक्ति, तो वो समझते थे कि यार हमारा मान रखा इन्होंने, हमारा आदर जो हमने दिया उसको इन्होंने सम्मान दिया, हमारे आदर को सम्मान दिया इन्होंने। तो बड़ी चीज़ें थी। एक चीज़ और थी कि वो सामूहिक रूप से रात को जब नाचते थे तो स्त्री-पुरुष सभी साथ नाचते थे। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरा मैंने देखा उन लोगों में कि कभी भी लड़ाई झगड़े तो होते थे, लेकिन अदालत में कोई भी केस नहीं गया। इक्का-दुक्का कभी गया हो इतने सालों में मैंने देखा हो, मतलब वरना एक भी केस नहीं जाता। खुद ही अपने वो समाज में ही उसका निपटारा करते थे। समाज में ही निपटारा करते थे और उनको मानना पड़ता था, दोनों पक्षों को। दोनों पक्ष बैठ जाते थे, आपसी बातचीत होती थी और स्त्री का इतना सम्मान कि यदि स्त्री ने कहा कि मुझे अब नहीं रहना उस घर में, तो वो घर आ सकती है। वो सामने वाला भी नहीं रोकेगा, माता-पिता भी ले लेंगे, और यदि कोई दूसरा शादी करता है तो उसके मन में ये कभी नहीं रहता है कि मैं एक ऐसी स्त्री से शादी कर रहा हूँ, जिसकी पहले शादी हो चुकी। उसको उस घर में उतना ही सम्मान मिलता है। किसी प्रकार की उसके सम्मान में कमी नहीं आती है। ये नहीं माना जाता कि छोड़कर आ गई, ऐसा किया, वो किया, कुछ भी नहीं है। वो वहाँ बहुत सामान्य चीज़ है। बहुत ही बराबरी का दर्जा है। कोई उसको लेकर छोटापन नहीं है कि अरे ये वहाँ से लौट आई है तो अब कौन शादी करेगा?
तुरंत तैयार हो जाएगा कोई दूसरा। वो उससे कारण पूछ लेते हैं, उसको लड़के वाले को बता देते हैं कि भाई इस कारण हमारी बेटी नहीं रहना चाहती। उन्होंने कहा ठीक है। वहां चूंकि लड़की वाले को पैसा दिया जाता है तो वो लड़की वाला वो पैसा लौटा देता है, बात खत्म हो जाती है। जो झगड़ा थोड़ा सा होता है वो इसी बात पर होता है कि वो कहे हम नहीं लौटाए, वो कहे हमको लौटाना पड़ेगा। तो वो मामला वहां के जो बुजुर्ग हैं, दो एक पहाड़ी पर बैठ जाते हैं, दोनों पक्ष वो बैठ कर निपटा लेते हैं, खत्म हो जाता है। एक एक तो दो आप घंटे क्या में वो मामला। समझते हैं कि इस जीवन का, इस संस्कृति का आपके लेखन पर, विशेषकर आपके कथा लेखन पर कितना समावेश हुआ है, कितना प्रभाव पड़ा है? बेहद मुझे ये चीजें बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रभावित किया इन चीजों ने कि सिविल सोसाइटी में ये चीजें नहीं आई हैं अभी, और वहां पर है। कितनी चीजें इस तरह से आई हैं कि वो देखिए कि अ, आदिवासियों को मैंने इतने जीवन में आज तक कभी बलात्कार करते नहीं देखा, क्या एक बात भी केस नहीं। हाँ, क्या बात। जबकि आप हम मतलब दूसरा जो सभ्य समाज माना जाता है, जो पढ़ा लिखा है, सिविल सोसाइटी है, वहां तो ये सैकड़ों की संख्या में, बल्कि हजारों की संख्या में होता है। वहां नहीं होता था कभी भी। ये आदिवासी युवक को मैंने किसी भी स्त्री से बलात्कार करते, ना आदिवासी लड़की से, ना किसी गैर से। गैर की तरफ तो वो देखेंगे भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं उस तरह का, चाहे शराब पिया हो कि न पिया हो उसने, पर ऐसी हरकत नहीं करेगा वो। शराब पीकर वो अपने घर में हुड़दंग मचाएगा, चिल्लाएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा। ये चीजें लगी। और दूसरा ये कि एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है। कोई आयोजन हुआ तो बाकायदा वो सारे लोग सामूहिक रूप से इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, और पूरे समय उससे पूछते रहते हैं कि क्या जरूरत है तुम्हें, इस चीज की है या उस चीज की है, किस बात की जरूरत है। उसकी फसल यदि नष्ट हो गई हो तो उसके लिए सारे लोग व्यवस्था करते हैं। ये चीजें मैंने वहीं देखी उस आदिवासियों के बीच। ये सभ्य समाज में मुझे आज भी कम देखने को मिलता है इस तरह की चीजें, जो वहां मुझे देखने को मिली। अभी चाहे बातचीत आपसे जारी रखेंगे। मैं आपको ये जी सूचना देना चाह रहा हूँ कि कनाडा जी से आज अनदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ गई है। जी बहुत अच्छी कवयित्री है, बहुत ही अच्छा, फिर अच्छी साहित्यकार हैं। निशा जी चंद्रा जी अहमदाबाद से जुड़ गई है। आशमा कौल जी लगातार जुड़ी है। सदानंद मिश्र जी जुड़े हैं। इस तरह से अरुण कुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े। नीलम कुलश्रेष्ठ जी ये भी अहमदाबाद से जुड़ी है, आपका स्वागत कर रही है। डॉक्टर महाराज कृष्ण भरत जी जम्मू से जुड़े हैं। निर्देश निधि जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो इस तरह से बहुत सारे मित्र हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष रैना जी, प्रियमदा पांडे जी, प्रतिभा जैन जी भी जुड़ी हुई है। कंचन वर्मा जी ये आपका कार्यक्रम देख रही है। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपका आगे फिर जो आपकी साहित्यिक यात्रा रही, ये जी आदिवासी जीवन और इसकी संस्कृति का कब तक आपके लेखन में प्रभाव रहा आगे, और अभी तक है। इसको साहित्य समाज में कितनी मान्यता मिली इस साहित्य को, और कितना इस पर क्या समीक्षात्मक टिप्पणी क्या रही, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आदिवासियों को लेकर मैंने कहानी लिखी थी, पहाड़ों पर रात। वो पहल में छपी थी, करीबन 30-35 साल पुरानी बात है वो। बहुत पुरानी बात है। जी जी। तो हाँ, बहुत पुरानी बात है। और उसके बाद मेरा उपन्यास था प्रार्थना में पहाड़, जो आधार प्रकाशन से आया था। जी 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 तो जी। वो पूरा आदिवासियों को लेकर था। उसका फिर मराठी में अनुवाद हुआ, फिर अभी कन्नड़ में अनुवाद हुआ। तो वो उन्होंने भी कहा कि आदिवासियों को लेकर इस तरह से हमने नहीं पढ़ा था। मुझे पहली बार लगा कि आदिवासियों को लेकर लोग बहुत रंगीनियत की बात करते हैं, कि वो रंगीन कपड़े पहनते हैं, इस तरह का साफा पहनते हैं, और हाट बाजार में नाचते गाते हैं। मैंने कहा ये एक दिन होता है जब उनका एक उत्सव, साल में एक बार होली पर होता है, भगोरिया। लेकिन इसके अलावा उनके जीवन में जो सुख दुख है वो नहीं कोई देख पाता। और मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई कि मुझे अखबार ने कहा, नई दुनिया ने, कि आप इन पर एक लेख लिख दीजिए, भगोरिया पर। मैंने जब लिखने लगा तो मुझे बहुत सारी जरूरी चीजें उस लेख में जानने लगी। तब मुझे लगा कि नहीं, ये एक लेख में रिड्यूस हो जाएगी, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैं कहा अब मैं नहीं दे पाऊंगा, पर मुझे वो नोट्स बनाकर रख लिए कि जब भी उपन्यास लिखूंगा ये सारी चीजें उसमें इस्तेमाल करूंगा। तो प्रार्थना में पहाड़ के बाद अभी एक उपन्यास लिखा है मैंने, गांव के सिरहाने, वो भी आदिवासियों पर है। वो पूरा हो गया है, बस अब उसको भेजना है कहीं प्रकाशक को। तो वो चीजें बार बार लौट लौट कर मेरे जीवन में आती है। वो स्मृतियां जाती भी नहीं, और नोट्स सारे बने हुए हैं, बहुत सारे मेरे पास बने हुए रखे हैं।
उन दिनों के। मतलब मैंने उनका साहस भी देखा है, उनका रुदन भी देखा है, उनकी वीरता भी देखी है, सारी चीज़ें देखी है, उनकी गरीबी भी देखी है, बहुत करीब से देखी है। लेकिन मैंने उनको आज तक मैंने किसी आदिवासी को भीख माँगते नहीं देखा, कभी क्या भी नहीं। बात है, क्या बात है। हाँ, वाह, वो वाह, वो वाह! आपके घर काम कर लेंगे, जैसे आए भी हो कि पैसे नहीं है, उनका पैसे ले लो, तो मुझसे काम करवा लो, जैसे झाड़ू लगवा लो, कुछ करवा लो। उसको लगे कि मैंने कुछ किया, उसके बदले मुझे मिला। मुफ्त में मेरे रहते तो मैंने देखा कभी उन लोगों ने पैसा नहीं लिया। किसी बड़ी मदद या छोटी मदद नहीं लेते थे वो लोग, बिल्कुल भी नहीं लेते थे। नहीं, ये चीज़ें मैंने मैंने अक्सर सुना है कि जो शहर से लोग जाते हैं उनके पास, उनको हाँ, वो ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं, ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने जीवन, अपनी संस्कृति में ही सुरक्षित रहना पसंद करते हैं। बिल्कुल। उन्हें हस्तक्षेप तो रोकते नहीं है, आप आ जाओ, रहो, मिलो, लेकिन आप उनसे कहो कि आप ये करो, वो उन्हें पसंद नहीं आता और वो करते भी नहीं है। आप लाख समझा लो, उन्हें यदि रुचिकर लगेगा कि हाँ, ये ठीक है, तो ही करेंगे, वरना आपकी बात नहीं मानेंगे वो। तो उसको मना मतलब, और एक बात है कि मना करेंगे तो ऐसा नहीं उसी समय मना कर देंगे। उनकी अस्वीकृति बिल्कुल ज़िद की तरह होती है, कि नहीं हो पाएगा क्या बात मुझसे। है! हाँ, मतलब वो इतनी स्पष्ट होती कि कितना भी बड़ा आदमी हो, और कई बार मैंने देखा कि जब कलेक्टर आते थे या मंत्री आते थे, कहते ये कर लो, वो कर लो, तो वो कह देते थे कि ये नहीं होगा हमसे। हाँ, हमसे नहीं हो पाएगा। जो होता था वो कह देते थे कि ये हो जाएगा, बाकी नहीं हो पाएगा हमसे। क्या भाई, आप हमारा चुनाव का टाइम आएगा तो ये कर देना, वो कर देना। वो चुनाव समझते भी नहीं थे, वोटिंग समझते भी नहीं थे, इतनी दूर जंगलों में रहते क्या थे। बात है! हाँ, वहाँ कोई पहुँचता भी नहीं था। छोटे आस-पास के कस्बों तक जाते थे ये लोग, बाकी इतने इंटीरियर में कोई जाता भी नहीं था। बूथ भी नहीं बनते थे वहाँ। तो वो इन चीज़ों को समझते भी नहीं थे। तो इसके अतिरिक्त आपने जो निमाड़ की लोक कलाएँ हैं और लोक जी, कथाओं पर भी कार्य किया है, हाँ। तो क्या उस पर विशेष तो अभी कार्य मैं रहा है वो? वो तो महत्वपूर्ण कार्य रहा है आपका। हाँ, वो मैं एक अभी किताब पूरी कर रहा हूँ, हो जाएगी कुछ दिनों में। उस पर एक वो सारी चीज़ें हैं, उसमें इतिहास, कला, संस्कृति सारी चीज़ें आएँगी। क्योंकि लोगों ने टुकड़े-टुकड़े में किया है काम, और फिर मैंने देखा कि वो जो काम किया था, बोली को लेकर, वो बहुत, जिसे कहते हैं, बड़ा मासूम और अबोध उत्साह में किया हुआ है। कि जैसे मैं उनकी कविताएँ पढ़ता हूँ, लोगों की देखता हूँ कि भई अ, खेतों में हष्ट-पुष्ट किसान काम कर रहे हैं, फसलें लहलहा रही। अब ऐसा भई, इतने यहाँ पर पानी ही नहीं है निमाड़ में, इतना सूखा है, कहाँ ऐसी फसलें, मतलब आप इतना, जो छायावादी युग था, जो पंत की कविताएँ पढ़-पढ़ कर लोग प्रेरित हुए और वैसा लिखने लगे, तो वो हमारे यहाँ नहीं है ना भई। पंत तो अब ऐसा है कि वो तो अल्मोड़ा के आदमी थे, वो तो मतलब इतनी हरियाली में पले-बड़े हुए, तो उनका जायज़ है ऐसा लिखना। हम क्यों ऐसा लिखें? मैं कहता भी हूँ लोगों से कि आप जीवन यथार्थ की तरफ पीठ करके मत बैठिए। आप उसकी तरफ पीठ करके बैठेंगे तो फिर आपको वो दिखेगा जो आपने छायावादी टाइप का पढ़ रखा है। बहुत रोमानी किस्म की चीज़ें लिखेंगे, और आज का जो यथार्थ है वो उस रोमानियत से बहुत भिन्न है। तो वो जो निमाड़ में जो भूख है, गरीबी है, वो देखिए आप। सूखे खेत हैं, एक ही फसल ले रहे हैं, बाकी समय बैठे हैं किसान। तो ये चीज़ें देखिए ना, इनको इस संघर्ष को लेकर लिखिए कि उनका संघर्ष कैसा है, उनकी जिजीविषा को देखिए। तो और जो कला को लेकर भी मुझे लगा कि सरकारी हस्तक्षेप ने काफ़ी उनका उसे बिगाड़ा है। एक तरह से कि चीज़ों को इतना ज़्यादा हस्तक्षेप किया कि अब इसके बजाय आप ऐसा कर देते तो ज़्यादा अच्छा होता। अरे भाई, आप कौन होते हो ये कहने वाले? वो परसों से इस तरह का मारना मना रहे, दीवार पर नाग बना रहे हैं, जिरोती बना रहे हैं, जो मारने समझते हैं ना, वो बनाते हैं दीवार पर। तो वो करते आ रहे हैं, आप उनको क्यों बता रहे हैं कि इसको ऐसा कर लो? नहीं, आप उसमें संशोधन मत कीजिए, उनकी जो परंपरा है, उनका जो रीति-रिवाज है, तो उन्हीं चीज़ों को फिर मैंने लेकर लिखा है, कि वो किस तरह से परंपराएँ बनी, किस तरह से रीति-रिवाज बने, और रीति-रिवाज और इन सब चीज़ों से संस्कृति और कला को किस तरह का लाभ हुआ, किस तरह से क्षति भी हुई लोगों के हस्तक्षेप से। ये सारी चीज़ें, इतिहास कैसा रहा, और सांस्कृतिक इतिहास को लेकर कभी कोई ने बात नहीं कही इस इलाके को लेकर, तो मैं वो चाहता हूँ कि एक सांस्कृतिक इतिहास को लेकर भी कोई बात आनी चाहिए सामने। ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ये इतिहास तो है कि इस समय निमाड़ का उदय हुआ था, ये राजा थे, वो तो हो गया। लेकिन
सांस्कृतिक इतिहास को लेकर कोई ने कभी ज़िक्र ही नहीं किया कि किस तरह से चीज़ें पैदा हुई, पनपी, बढ़ी, आगे बढ़ी और अभी तक कायम है। वो क्या चीज़ें हैं उनके पीछे जो उनको अभी तक कायम रखे हुए? किन लोगों की ज़िद है, किन लोगों का आग्रह है, किन लोगों का मेहनत है कि वो उसको खत्म नहीं होने देते, मिटने नहीं देते। तो वो जो गाँव के लोग हैं, वो जो आदिवासी हैं, वो उनको भी तो काउंट करना पड़ेगा, उनको भी शामिल करना पड़ेगा। आप सरकार को सारा श्रेय नहीं दे सकते कि उन्होंने इनके लिए ये किया। आपने उनके काम से प्रभावित होकर उनको आगे लाए ठीक है, पर आपके हस्तक्षेप से उनका काम भी बिगड़ा है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। उपन्यास में भी लिख रहा हूँ और अलग से एक सांस्कृतिक विरासत को लेकर और सांस्कृतिक इतिहास को लेकर किताब भी लिख रहा हूँ। वो लगभग पूरी होने में है। अब वो इतने सारे काम शुरू हो जाते हैं कि फिर कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। नहीं जोशी जी, आप तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है आपने, और लगातार आप आरंभ से ही इस पर केंद्रित रहे हैं। तो इससे ये होता है कि आपका जो साहित्यिक योगदान है, जो आपका साहित्यिक कार्य है, वो कुछ अलग तरह का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सवाल यही है ना कि फिर बाद में जितना भी, जिस मात्रा में आपने लिखा और जिस लगन के साथ आपने लिखा, उसको मान्यता भी मिले और उसको साहित्य समाज में उतना महत्वपूर्ण स्थान भी मिले, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन साथ साथ में आपका चित्रकला में बहुत अच्छी रुचि है। जी, जी, तो जी। चित्रकला में आपने कुछ विशेष कार्य किए हैं। हाँ, पेंटिंग्स में करता इस हूँ। बीच में हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं जो आपका ये जी, कार्यक्रम देख रहे हैं। जी जी। जी। पेंटिंग्स में करता रहा शुरू से। मेरा ऐसा मानना है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी करता हूँ, पर मैं मुझे मानता है कि जो लोग फिगरेटिव कर लेते हैं, पोर्ट्रेट का काम कर लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा एब्स्ट्रैक्ट कर पाएँगे। क्योंकि देखिए एब्स्ट्रैक्ट में तो फिर आपके पास थोड़ा-सा ब्रश के स्ट्रोक साध लिए, तो एब्स्ट्रैक्ट तो कर लेंगे। लेकिन कठिन काम है पोर्ट्रेट बनाना और उसको साध लेना ज़्यादा कठिन है। वो होने के बाद तो आप पेंटिंग में किसी भी उसमें चले जाइए, एब्स्ट्रैक्ट में चले जाइए, फिगरेटिव में चले जाइए, वो सारा कुछ हो जाएगा। तो मैंने शुरुआत वही की थी, पोर्ट्रेट बनाता था मैं, पर वो चूँकि लिखने पढ़ने में थोड़ा-सा पीछे हो गया वो काम, तो अच्छा कभी-कभी वो अच्छा। अभी भी चलता रहता है। पर करता हूँ, करता रहता हूँ थोड़ा-सा, तो कैनवास पर भी करता हूँ, शीट पर भी करता हूँ, ऑयल में भी करता हूँ, एक्रिलिक भी करता हूँ, वाटर कलर में भी करता हूँ। तो वो कभी कवर पेज भी बहुत से दोस्तों के किताबों के बनाए, मैगज़ीन्स में कथादेश वगैरह हँस के इनके वो भी बनाए कवर पेज। तो वो होता रहता है, चलता रहता है। वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। तो अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे अभी 2-4 दिन आप वहाँ खरगोन में हैं और फिर आप दिल्ली लौट आएँगे, तो हुँ, आपको लग नहीं रहा है कि जिस संस्कृति में, जिस वातावरण और परिवेश में आपने बचपन निकाला है, उसी के जी, इर्द-गिर्द आपने अपनी नौकरी भी की है, साहित्य भी हाँ, लिखा है। जी, दिल्ली में इस महानगर की आपाधापी में आकर आप उस वातावरण और संस्कृति को मिस कर रहे हैं? इसमें तो लग रहा है ना आपको? देखिए ये तो अब जीवन है, एक उम्र का जिस पड़ाव पर अब मैं 65 से ऊपर का हो गया हूँ, तो अब जहाँ जाना है वहाँ एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आप एक उम्र के बाद अपनी शर्तों पर नहीं जी सकते हैं। बहुत सारे जीवन में आपको समझौते करने पड़ते हैं। और फिर मैं सोचता हूँ लिखने का ज़्यादा वहाँ अच्छा माहौल भी है, क्योंकि मैं कहीं आता-जाता बहुत कम हूँ दिल्ली में। तो ज़्यादा नहीं हूँ तो फिर मेरे पास बहुत समय रहता है लिखने का। एक हमारे दोस्त हैं रायपुर में, सुभाष मिश्र हैं, उनका एक अखबार है जनधारा। तो वो अक्सर कहते हैं कि यार साल में 1 अंक तो मेरे लिए निकाल दो वार्षिक विशेषांक। तो मैंने कहा मैं कर दूँगा एडिट। तो मैं पिछले 2 साल से उनका वार्षिकी एडिट कर रहा हूँ। तो एक पहला अंक हमने निकाला था सूचना सभ्यता के स्वप्नपाश। मुझे लगा था कि जो टेक्नोलॉजी आई है इस समय, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो लोग सूचना क्रांति और ये इस तरह के जो पद बने ना, मुझे लगा घिस चुके हैं, वो उतना अर्थ खो चुके हैं, सूचना क्रांति वगैरह पुरानी बात हो गई। तो मैंने कहा सूचना सभ्यता है वो। अब वो सभ्यता की तरह ये हमारी जीवन शैली में शामिल हो गई है। हमें पता भी नहीं है कि हम उसके कितने आदी हो गए हैं, वो हम उस पर हमारी निर्भरता कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और वो किस तरह हमें जकड़ में ले रही है। तो मैंने सभी लोगों से जितने भी अच्छे बड़े लेखक थे सबसे लिखवाया कि आप लिखिए। इस जैसे विनोद शाही से कहा था कि धर्म और फिलॉसफी और इनको मिलाकर लिखिए कि इसमें सूचना जो है टेक्नोलॉजी इसका कितना असर पड़ा।
अलग अलग लोगों से, मीडिया ऊपर मैंने प्रियदर्शन से कहा था कि आप लिखिए। तो इस तरह से अभी पिछला जो निकाला हमने 23 में, वो निकाला था आजादी के 75 बरस और हिंदी साहित्य। तो मैंने ये कोशिश की कि जैसे हिंदी कहानी पर लिखवाना है, तो मैंने एक लेख नहीं लिखवाया, क्योंकि 75 बरस की हिंदी कहानी पर यदि एक लेख लिखा जाएगा तो लोग लिखेंगे 10-20, 5-10 लेखकों को लिखेंगे उसके बारे में, बाकी के नाम आ जाएंगे, नेम ड्रॉपिंग होगी। तो मैंने 8 अलग अलग लोगों से कहा कि आप कहानी की शुरुआत से लेकर प्रेमचंद, आजादी के बाद से लेकर प्रेमचंद और जैनेन्द्र तक आ जाइए, भैरव प्रसाद क्या गुप्त बात है। हैं। हाँ, उसके दूसरे से कहा, आलोचक से, कि मैंने कहा आप उसके बाद से लेकर नई कहानी तक नीरज खरे ने लिखा। फिर मैंने कहा कि नई कहानी से 8वें दशक तक फिर अलग आप लिखिए, अलग लेखक से लिखवाया। फिर सदी के अंत तक फिर चौथे से लिखवाया। नई सदी का राकेश बिहारी से कहा कि मैंने कहा आप लिखिए नई सदी के लेखकों पर। तो एक मुकम्मल बात आई कहानी की चलकर, 5-7 लेख हुए। मतलब हिंदी कहानी में किसान तो अरुण होता ने लिखा। तो अलग अलग लोगों से लिखवाया था। फिर हिंदी कहानी में फिलॉसफी को लेकर विनोद शाही से लिखवाया था। तो एक उपन्यासों को लेकर वैभव सिंह ने लिखा था। और महिला आलोचकों को लेकर कि भाई हिंदी कहानी या हिंदी साहित्य में महिला आलोचकों की उपस्थिति, तो डॉक्टर सुनीता से कहा था, उन्होंने लिखा था। क्या बात है। हाँ, ऐसा तमाम अलग अलग सारे लोगों से बहुत सारे लेख थे उसमें। नाटक आजादी के बाद से कोई विधा नहीं छोड़ी थी। आजादी के बाद के व्यंग पर था, आजादी के बाद के नाटकों पर था, आजादी के बाद की आलोचना पर था, आजादी के बाद की महिला आलोचना पर था। सारे लेख, करीब 350 पेज का है वो अंक। तो तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये हाँ, वो अपने आप। बहुत महत्वपूर्ण है वो और तो। खास करके जो अनुसंधान करता है, जो शोधार्थी है, उनके लिए बहुत हाँ, महत्वपूर्ण ये वो रहेगा। वो बहुत बहुत लोग, उसकी मांग बहुत ज्यादा बनी हुई, क्योंकि अब वो, मैं तो वो काम देखता नहीं, वो तो रायपुर से वही देखते हैं कि जो भी वितरण का सारा है, मैं तो एडिट करके छपवा के उनको दिल्ली से भिजवा देता हूँ रायपुर। तो वो सारा वही देखते हैं। अब इस बार हम जैसे एडिट, इस बार का विषय रखा है हमने ग्लोबल गांव में स्त्री, यानी 21वीं क्या सदी बात की है। स्त्री। बहुत भाई बहुत स्त्री बढ़िया। केंद्रित अंक लोग बहुत निकालते हैं, तो मैंने सोचा स्त्री केंद्रित अंक में क्या नया किया जाएगा। तो सिर्फ कहानियां कविताएं देने से तो कोई मतलब नहीं, वो मतलब संकलन भर हो गया। उसको विचार पर केंद्रित करना चाहिए। तो विचार, हमने कहा कि ग्लोबल गांव में स्त्री, ग्लोबल गांव की बहुत बात होती, तो उसमें स्त्री कहाँ खड़ी है इस ग्लोबल गांव में तो उसको लेकर फिर मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों से कहा, अलग अलग, मतलब नासिरा शर्मा लिख रही हैं, रोहिणी अग्रवाल लिख रही हैं, सारे लोग लिख रहे हैं, तमाम लोग जितने हैं, अलग अलग सारे लोगों से कहा है कि आप लिखिए भाई। एक है यूरोपीय देशों में जितनी विमेन लिब की बात होती है, तो उसमें स्त्री कहाँ खड़ी है, तो वो अलग एक हमारे मित्र हैं, आलोचक हैं, वो लिख रहे हैं। ऐसे अलग अलग सारे लोगों से कहा है। यूरोपियन लिटरेचर में स्त्री कहाँ है, वो अलग है। भारतीय ऐसे लेखक जो अंग्रेजी में लिखते हैं, उनमें स्त्री दृष्टि क्या है, वो अलग से लिखवाया है मैंने। भारतीय साहित्य में जो है स्त्री दृष्टि, उसके लिए अलग से लिखवाया है। हिंदी कविता के लिए अनामिका जिसे कहा है, वो उन्होंने लिखा है। तो अलग अलग जितनी बातें हो सकती है 21वीं सदी, मतलब दलित स्त्री किस तरह से इस समय 21वीं सदी में कहाँ खड़ी है, वो अलग एक लेख है। मुस्लिम स्त्री कहाँ खड़ी है, उसको लेकर अलग है। और एशियाई देशों में मुस्लिम स्त्री की क्या स्थिति है, उस पर एक अलग से लेख है। क्या बात है। बहुत ऐसा, बढ़िया। हाँ, वो काफी बड़ा अंक हो जाएगा वो भी। बहुत बड़ा कार्य है ये जो आप करवा हाँ, रहे हैं। तो हाँ, बहुत समय जाता है उसमें, बहुत समय जाता है, चीजें बहुत बतानी और पड़ती है अपनी। स्वाभाविक है अ, कि अपने आप में ये तो बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेगा और जो बहुत हाँ, समय तक जीवित रहेगा। तो इसके लिए बिल्कुल। तो आपको साधुवाद। बहुत बढ़िया कार्य है ये जोशी जी। जी, आपने कुछ संपादन का भी कार्य किया है बीच में। कोई लघु जी, पत्रिका यथार्थ का हाँ, आपने संपादन किया है। वो हम बहुत शुरुआती, ये 78 की बात है। हमारे एक दोस्त थे अच्छा। स्वप्निल शर्मा, हम दोनों ने मिलकर यथार्थ पत्रिका निकाली थी कुछ समय तक। फिर वो, मेरा चूंकि ट्रांसफर झाबुआ हो गया, वो धार जिले में चले गए, तो फिर बंद हो गई, संभव नहीं हो पाया वो फिर। अ, किन्हीं कारणों से, आर्थिक कारण भी थे उसमें, कि उस समय एक 50 पेज की पत्रिका निकालने के करीबन 500-600 रुपए लगते थे। हम लोगों की तनख्वाही कुल 500 रुपए महीने रहती थी उस समय। ऐसा बड़ा मुश्किल काम था वो। तो अच्छा। नहीं हो पाया। हाँ,
तो फिर आप उस इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, आप जारी नहीं नहीं, रख कंटिन्यू पाए। नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया कंटिन्यू, नहीं, संभव नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हम लोग लिखने पड़, अच्छा फिर क्या, पत्रिका का काम लेखन को बहुत प्रभावित करता है। मैं जो अंक भी एडिट करता हूँ तो मेरा अपना लिखना पढ़ना बहुत प्रभावित होता है, बहुत ज्यादा। आपको अपने पसंद का लेख चाहिए, पसंद के लेखक से चाहिए, तो उससे लिखवाना पड़ता है, वो बड़ा कठिन काम है कि उनको पहले विषय बताओ, फिर उनको बार बार फोन करना पड़ता है कि आपने कितना लिखा, क्या हुआ। कई बार अच्छे बड़े लेखक रहते पर पसंद के हिसाब से नहीं भेजते और मना करते, तो वो भी दुख होता, फिर वो संबंध भी कई बार खराब होते हैं कि यार मैंने आपके लिए लिखा और आपने मना कर दिया। अब हम जो कहते हैं समझाते हैं, वो समझ नहीं पाते कई बार व्यक्ति, और अपने हिसाब से वो लेख भेज देते हैं, वो नहीं हो पाता, पत्रिका की तासीर से नहीं मेल खा पाता है, तो फिर मना करना पड़ता है। तो वो भी दिक्कत आती है, संबंध भी खराब हुए, उस व्यक्ति का श्रम भी गया, तो ये चीजें भी बहुत सामने आती है। इससे भी अच्छा अपराध बोध भी होता है कि हमसे गलत हुआ, क्या किया जाए, तो ये सारी चीजें जो सामने आती है। अच्छा, जोशी जी, आप तो एक लेख की बात कर रहे हैं। अगर किसी जी, कवि से आप एक कविता मांगेंगे, वो लेने में तो आपको इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, इतना साहस जुटाना पड़ता है, अपनी कविता हाँ। कोई जल्दी नहीं दे पाता है। जी जी जी, सही है, है ना? बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो लेख लिखवाना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये हाँ, तो बड़ा लेख लिखवाना और उसको सब्जेक्ट देकर, ये ज्यादा कठिन है, या इस तरह की चीज चाहते हैं हम, वो ज्यादा कठिन काम है। पर इतना अच्छा तो है कि इतने सारे लोगों से संबंध है, तो कभी किसी ने मना भी नहीं किया, और एक आदि कोई होंगे जिन्होंने न भेजा हो, सब लोगों ने दिया और बड़े उत्साह से दिया और खूब अच्छा लिख कर दिया है। मैंने सुधीश पचौरी से पिछली बार कहा था कि हिंदी, क्योंकि ये 75 साल के हिंदी साहित्य पर लिख रहे हैं, तो आप हिंदी को लेकर लिखिए इस समय। तो उन्होंने कहा मैं लिखूंगा, वैसा छाप दोगे? तो मुझे क्या दिक्कत है, बोले हंगामा खड़ा होगा। मैंने कहा देखो, वो आप भुगतेंगे, मैं थोड़ी भुगतूंगा। तो उन्होंने ये लिखा था बहुत अच्छा कि कहा। हाँ, कि हिंदी के लेखकों से दो दो हाथ, तो मैंने इसी शीर्षक से छाप भी दिया उसको। क्या बात। तो हाँ, हाँ, तो अच्छा, आपके जीवन में एक और महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके बारे में हम और हमारे मित्र भी जानना चाहेंगे। टेलीविजन जी, के लिए आपने कोई क्लासिक सीरीज का लेखन किया है, क्या हाँ, कहानी? वो टेलीविजन से एक बार ऑफर आया था, राजी सेठ की कहानी पर फिल्म बन रही थी, तो क्या बात है। उसकी स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखे थे मैंने, और बाद में कुछ ऐसी छोटे मोटे जो लघु फिल्में बनी थी, उन्होंने ही बनवाई थी, तो उसके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी मैंने। नहीं, मतलब तो ये देखिए ना, टेलीविजन के लिए अब कहानी लिखना, उपन्यास हाँ, लिखना या हाँ, नाटक लिखना अलग है, लेकिन टेलीविजन बिल्कुल। विधा में लिखना, तो उसका कहाँ से आपको वो देखिए, वहां वहां सबसे पहले तो भाषा को एक किनारे रखना पड़ता है। भाषा की जरूरत ही नहीं है कि आप परिवेश का वर्णन करो, वो जरूरी नहीं है। उसको तो आप सीन बताना पड़ता है कि सीन ऐसा है कि कमरे में चार लोग बैठे हैं और ये कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं, फिर डायलॉग भी लिख के देना पड़ता है। दूसरा सीन की कमरे से बाहर, एक एक सीन अलग अलग लिखना पड़ता है। तो उस फिल्म का मतलब करीबन 100-150 पेज की स्क्रिप्ट हो जाती है, वो छोटी फिल्म लिखे तो। बड़ी फिल्म हो तो और बड़ा होता है। अभी मेरे एक उपन्यास जस का फूल को लेकर अभी राजकमल से फोन आया था कि हम वहाँ बॉम्बे एक मीटिंग में जा रहे हैं, तो वो सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टरों का अक्सर कहना है कि हिंदी में अच्छे कंटेंट के लिए वो नहीं मिलती है, कहानियां, उपन्यास, तो आपके पास में तो दो। तो उन्होंने कहा हम आपका उपन्यास लेके जा रहे हैं, जस का फूल। वो हिंदू ब्राह्मण लड़के और मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी है वो, और उसी के बहाने सारी चीजें हैं, दंगा है, राजनीति है, धर्म है, और किस तरह से फिर बाजार आया धीरे धीरे, और कैसे कस्बे बदलते चले गए, छोटी दुकानें बंद होती गई, और इलेक्ट्रॉनिक्स की, मोबाइल की, और मोबाइल की शुरुआत कैसे हुई, किस तरह से लोगों के जीवन में आया, ये सारी चीजें हैं उसमें तमाम। तो वो उपन्यास उन लोगों को बहुत पसंद आया था, प्रकाशक को भी, तो उनका बोला हम इसको लेके बॉम्बे जा रहे हैं। तो अभी गए हैं कल परसों, अब देखिए क्या होता है। अच्छा, सरोजनी कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी है। वो कह जी, रहे हैं कि आपने राजी सेठ की किस कहानी पर फिल्म बनाई थी? वापसी। वापसी है नहीं, एक नहीं, मिनट। वापसी तो, नहीं, नहीं, वो तो उषा प्रियमवदा की है। वो तो उषा ये प्रियमवदा की कहानी है। हाँ, 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 वो उनकी है। सीमाएं, सीमाएं करके कुछ कहानी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बहुत पुरान, मतलब बात हो गया, काफी समय हो गया।
अच्छा, उस पर वो फिल्म बनी हुई थी। हाँ 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 हाँ। वो उसमें थी कि वो क्या था कि उसके पत्र, वो लड़का जो नायिका थी वो अलमारी में से पुराने पत्र निकालती है और पढ़ती है कि इनमें से कितने फाड़े जाए, क्या किया जाए, वो जो प्रेमी उसको छोड़कर चला गया था, इसे लेकर थी वो। अच्छा तो अच्छा। देखिए उसमें थोड़े से बदलाव भी किए थे मैंने। वो मुझे अब लगा कि जो कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि डायरेक्टर बदल देते हैं, तो वो जब कहानी वो बहुत छोटी थी, जब उसको मैंने सीन टू सीन लिखना शुरू किया तो फिर कुछ चीजें जोड़ना भी पड़ी अपनी तरफ से। तो मैंने राजी जी से कहा भी था, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, पर बोले वो फिल्म मैं देख कर बताऊंगी, तुम बदलाव तो चाहे जो कर लो कोई दिक्कत नहीं है बोले। और फिर मैंने उनको स्क्रिप्ट भी बताई थी कि इस तरह से मैंने किया है, तो वो बहुत खुश भी हुई थी, संतुष्ट भी हुई थी वो। अच्छा, आपके कुछ अब थोड़े बहुत आपके साहित्य की तरफ मैं आता हूँ फिर से। आपकी हम्म। कहानी संग्रह में नींद से बाहर, पहाड़ों पर रात, जी। चरसा, पालवा, जल में धूप, ये कुछ कहानी संग्रह आपके बहुत ही जिसका फूल उपन्यास है। जी 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 जी। जी। तो ये तो कहानियों के ये जो खास करके आपका जो कहानी संग्रह है, नींद से बाहर और पहाड़ों पर रात, इसके बारे जी। में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए। किस तरह का वातावरण आपने इसमें लिया है, और ये कब का पहले का कहानी संग्रह है आपका ये? नींद से बाहर सबसे पहला संग्रह था। जी। ये जी जी आया था 95 में, 1995 में आया था ये संग्रह। और इसमें प्रकाशित कहानियां थी सारी अलग अलग। जी जी कुछ आदिवासी जी जीवन की थी, कुछ प्रेम कहानियां थी, कुछ हाँ कुछ घर परिवार के संबंधों को लेकर थी, कुछ पति पत्नी के रिश्तों को लेकर थी। तो करीबन 12-13 कहानियां थी उसमें। उसके बाद अगला संग्रह आया था चरसा। ये आया था, मेधा से आया था। और ये कहानी छपी थी कथा देश में। इसको लेकर बड़े विवाद हुए और मुझे बहुत संकट भी झेलना पड़ा था। ये एक कहानी थी, ब्राह्मण लड़की और दलित लड़के की प्रेम कहानी थी ये। काफी लंबी, अच्छा अच्छा। करीबन 60 पेज की कहानी थी ये। तो उससे लेकर बड़ा यहाँ ब्राह्मणों ने हल्ला मचाया था कि भाई ये आप, किसी ने कह दिया कि उसमें ऐसा ऐसा, उनके मतलब मैंने दैहिक संबंधों को दृश्य भी रखे थे उसमें बहुत ज्यादा। फिर वो मसला हल हो गया था, सुलझ गया था क्या? बड़ी मुश्किल से हुआ। उन्होंने आग कहा कि इसमें से लड़की को ब्राह्मण मत बताओ, ये हटा दो। तो अब मैंने कहा वो कहानी छप चुकी है, पत्रिका में, किताब में आ गई, उसके कई दूसरी अच्छा। भाषाओं में अनुवाद हो गए। अब हटाने से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसी आग्रह न करें। तो हम बोले आपको समाज से निकाल देंगे, वो करेंगे। मैं बोला, यार वैसे भी कहीं आता जाता नहीं हूँ मैं मुझे क्या करोगे अच्छा निकाल के। अच्छा, आपके आपके बहुत सारे कहानियों का, साहित्य का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। जी। जी जी। अलग किस किस हाँ, भाषा में, और किस, क्या संपूर्ण पुस्तक के रूप में लगभग अनुवाद सभी आपके आगे? भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है, अंग्रेजी में भी हुआ है, फ्रेंच में भी हुआ है। तो आ, कोई एक आध तो कोई ऐसी भाषा छूटी होगी, बाकी तो सभी में हुआ ही हुआ है अनुवाद, काफी भाषाओं में हुआ है। नहीं, लेकिन अब ने मेरा जानने का आशय ये था कि अलग अलग जी। भाषाओं में हुआ, लेकिन वो भाषाएं तो आप व्यक्तिगत रूप से तो जानते नहीं है। लेकिन बिल्कुल नहीं। आपका फीडबैक क्या रहा? जो आपने लिखा है, क्या वो सही मायने में उसका रूपांतरण हो गया उस भाषा में? अब वो मैं कैसे जान सकता हूँ, वो मैं किससे पूछूं, वो तो मैं जान ही नहीं सकता मेरे लिए। अब कन्नड़ में जो उपन्यास अनुवाद हुआ है उन्होंने भेजा मुझे, तो मैं तो अपना नाम और किताब का नाम भी नहीं पढ़ पाया ना उस पर। ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो तो मैंने फिर जब बेंगलोर में बेटी के पास था तो एक पड़ोसी से कहा, तो उन्होंने पढ़कर बताया कि हाँ ये है। उनका ठीक है भाई, मेरी किताब है ये। ये अच्छा। अच्छा, कथा आलोचना की कौन कौन सी पुस्तक है आपकी? कथा आलोचना की 3 किताबें हैं। एक है यथार्थ की यात्रा, एक दूसरी आई है अभी इसी साल, हिंदी कहानी स्वरूप संवेदना, और तीसरी अनावर सिंह पर एक किताब लिखी है, मतलब उनकी जी जी आलोचना जी। पर आलोचना पुस्तक है वो। बहुत पहले क्या हुआ कि एक बार जब इनसे राजन यादव जी से काफी परिचय था, वो आते जाते रहते थे, तो एक बार उन्होंने कहा था कि तुम इतनी बातें कर लेते हो कहानी पर, तो कहानी पर दूसरे आलोचकों पर क्यों निर्भर हो, तुम्हें लिखना चाहिए। बोले हमारे जमाने में नई कहानी के समय तो हम लोग खुद लिखते थे अपनी कहानी पर, मैं लिखता था, कमलेश्वर लिखता था,
तो कहानी पर बात करो, हमारी भी किताबें हैं आलोचना की, बोले कहानी पर करना चाहिए। हर लेखक को आलोचना की समझ तो होनी ही चाहिए। तुम्हारी जब इतनी समझ है तो तुम लिखो। फिर मैंने कुछ लेख लिखे, उनको बहुत पसंद आए, उनका इतने हो गए इसकी किताब आ जानी चाहिए। मैंने कहा आप विमोचन करेंगे? बोले कहीं भी रहूंगा विमोचन करने आऊंगा तुम्हारी किताब का, किताब करो। किताब आई तो बराबर आए, वो और वीरेंद्र यादव जी दोनों आए थे फिर विमोचन में। तो बड़ा खुश थे कि ये होनी चाहिए, एक लेखक के पास आलोचना दृष्टि भी होनी चाहिए। नामवर जी को लेकर जो मैंने किताबें पढ़ी थी दूसरों ने जो लिखी थी, तो मुझे लगा या तो बहुत यशोगान है, अहोभाव से लिखी हुई है, या फिर ऐसे बहुत विद्वेष के साथ लिखी हुई है, द्वेष के साथ। तो मैंने दोनों चीजें नहीं रखी। मैंने लिखा कि जो उनके कंट्राडिक्शन थे, आज एक बात कही कल उससे मुकर गए, कभी कुछ हुआ, तो मैंने वो चीजें भी उसमें शामिल की हैं और उनके एनालिसिस भी किए हैं। और लगभग उनकी सारी किताबें मेरी पढ़ी हुई थी, फिर मैंने दोबारा पढ़ी, नोट्स बनाए, और फिर इस किताब में सारी चीजों को सिलसिलेवार लिखा कि उन्होंने किस तरह से एक चीजों को देखा, किस तरह से लिखा, और क्या होना चाहिए था और क्या उनके आग्रह रहे। ये सारी चीजें हैं, वो पूरी उनके लेखन का एनालिसिस है उसमें। तो कितना वो समय कितना लगा आपको? वो काफी बड़ा काम था ये किताब में बहुत समय लगा नामवर जी पर किताब लिखने में। नामवर जी जब जीवित थे, जब शुरू हुई, और इस साल पब्लिश हुई, वो इसी साल आई है, वो रुद्रादित्य प्रकाशन से छपकर आई है। तो समय तो काफी लग गया होगा हाँ, आपको। काफी समय लगा, बिल्कुल लगा, पर अब वो मैं जल्दबाजी चाहता नहीं था। मैं कहानी और लिखता हूँ तब भी यही करता हूँ, कहानी लिखकर मैं रख देता हूँ, और 2-3 महीने बाद फिर एक समझिए ज्ञान रंजन कहते थे मुझसे कि तुमको गॉड गिफ्ट है, मैं अपनी कहानी को अजनबी की तरह पढ़ लेता हूँ, कि जैसे मैं संपादक हूँ और मुझे ये कहानी छापना है। तो फिर मुझे पढ़ते हुए लग जाता है कि इसमें क्या कमी आ गई है, क्या अतिरिक्त चीज आ गई है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। फिर सेकंड ड्राफ्ट में मैं उसको फाइनल कर लेता हूँ, चीजें एडिट कर लेता हूँ उसको मैं। तो ये चीज मैं बहुत धैर्य रखता हूँ, जल्दी नहीं करता कहानी कहीं छपने के भेजने के लिए। कई बार तो 4-4 6-6 महीने हो जाते हैं, पर पढ़ता रहता हूँ कि अभी रख दिए दोबारा पढ़ूंगा। अब कई बार 2 महीने में टाइम मिल जाता, कभी नहीं मिलता जल्दी, तो मैं जल्दबाजी करता भी नहीं उसके लिए। ठीक है। तो अक्सर अच्छा जोशी जी, अक्सर हमने ये सुना है कई मित्रों से कि ये 2020 में जो कोरोना काल आया, और हाँ वो रचनाकारों के लिए, जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनके लिए काफी पर्याप्त समय मिला साहित्य लिखने के लिए। तो जी, आपने उस समय का कैसे सदुपयोग किया? मेरा जो अभी उपन्यास पूरा किया है वो उसी समय लिखा मैंने। भाई कहीं आना नहीं जाना, घर पे ही रहना था, तो मैंने तय कर लिया था कि 2 या 4 पेज रोज लिखूंगा। मतलब लिखने बैठते थे तो कई बार 10 भी हो जाते थे, 15 भी हो जाते थे, किसी दिन बिल्कुल नहीं लिख पाता था। तो ऐसा करके वो उपन्यास मैंने साल 2 साल में पूरा कर लिया था। वो अब बस कंप्लीट हो गया, उसको भेजना ही है छपने के लिए, प्रकाशक तो को बस देना है वो। यही कार्य आपका रहा हाँ कोरोना देखिए, काल में? मैं तो कहता, मुझे लोग कहते हैं यार क्या करते हो, कैसे लिख लेते हो? मैंने कहा यार मैं, मुझे लिखने के सिवा आता भी क्या है? मैंने कहा मुझे एक ही काम आता है, लिखना ही आता है, तो मैं लिखता हूँ। भाई और क्या करूंगा मैं? या तो पेंटिंग करूंगा या लिखूंगा। और देखिए समय बहुत तेजी से जा रहा है। मुझे पहले जब नौकरी में था तो कहता था ये काम हो जाएगा तो ये लिख लूंगा वो, फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, जो समय हाथ में है उसी में करना है। ऐसा निश्चिंतता का समय जीवन में शायद ही कभी आए। अभी नौकरी की व्यस्तता है, फिर बाद में लगा घर परिवार की व्यस्तता, कुछ ना कुछ तो जुड़ेगी। तो मैंने कहा जो सामने है उसी को, समय को पकड़ना पड़ेगा, और उसी उसी समय से वसूलना पड़ेगा हमारा लेखन, उसी से निकालना पड़ेगा, उसी को कसना पड़ेगा। तो वही किया फिर मैंने कि मतलब जो जो समय सामने है उसी का इस्तेमाल करो। इसी समय से, जो समय सामने है उससे वसूलेंगे तो बिल्कुल चीजें आएंगी निकल कर सामने। तो फिर मैंने निरंतरता बनाई उसी में। तो अच्छा, दिक्कत क्या आपके है कि जीवन में जी जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं आपके जीवन में कोई जी एक ऐसा नाम बताइए जी। जो सही मायने में साहित्यकार और चिंतक रहे हैं, जो आप समझते हैं कि आपके जीवन पर उनका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। मिला तो नहीं, पर जैसे मैं जिन लोगों से प्रभावित हूँ, तो तुलसीदास को जब 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 पढ़ता हूँ तो हर बार नई चीज लगती है, बहुत प्रभावित हूँ। मतलब मैंने पहली बार तो हमारे घर में एक माहौल था कि सुबह मतलब शाम को जैसी लालटेन जलाई जाती थी,
तो माँ रामायण लेकर बैठती थी, हम 2 ही भाई हैं, 2 भाई बैठते थे, पिता बैठ जाते, वो सुनाती थी। जितनी भी उसका नियम था कि किसी भी एक दोहे पर रोक देती थी, मतलब 10-20 पेज पढ़ती थी, एक दोहे पर विश्राम दिया जाता था। वो हमने बड़े भक्ति भाव से सुनी, पर याद काफ़ी हुई उस समय। फिर अगली बार जब पढ़ी तो फिर मैंने उसको ऐसा नहीं पढ़ा कि नहा धो के बैठ के पढ़ रहे हैं, फिर मैंने बिस्तर में बैठकर, कहीं भी बैठकर फिर उसको मैंने साहित्य की तरह पढ़ा। तो बहुत सारे अर्थ कई-कई खुल कर आए। फिर मैंने विनय पत्रिका पढ़ी, क्या कविता बात। वाली पढ़ी। हाँ, फिर मुझे लगा कि यार विनय पत्रिका तो और भी कठिन है। मतलब जितनी आसान रामचरितमानस है, विनय पत्रिका उतनी ही कठिन पुस्तक है। तो क्या है कि तुलसीदास जी का तो लड़ाई जो सारी थी वो बनारस के पंडों से थी। वो तो उनको मानते नहीं थे लेखक तुलसीदास जी को, तो उन्होंने उन्हीं के लिए बाकी की जो 60-65 किताबें लिखी, मुझे लगता है वो उन्हीं के लिए लिखी है। संस्कृत में है, हिंदी में है, तो ये सारी चीजें तो तुलसीदास से बहुत प्रभावित रहा। बाद के लेखकों में हजारी प्रसाद द्विवेदी से बहुत प्रभावित रहा। क्या बात, क्या बात। हाँ जी। नहीं नहीं, वो उनसे क्या क्या कैसे प्रभावित रहे आप? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से क्या ग्रहण किया आपने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो किस्सा कोई की, वो उनके समकाल या बाद में भी देखो तो उससे कोई वैसा अर्जित नहीं कर पाया। उस तरह की किस्सा कोई किसी के पास नहीं थी। और इतनी भाषाओं के जानकार थे, सारा था, पर किसी भी रचना में चीजें सूचनाओं की तरह नहीं आई, कथ्य की तरह आई है, कंटेंट के बीच में से निकल कर आई है। उन्होंने अपनी तरफ से कोई चीज नहीं जोड़ी। ये है, वो मुझे बड़ी बात लगी कि ऐसी किस्सा कोई, मतलब अमृतलाल नागर के पास भी थी वो, पर आप दोनों को पढ़िए पर आपको लगेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का रिच कंटेंट है। जब आप पढ़ेंगे उनकी किस्सा कोई को तो लगेगा कि ये तो बहुत अद्भुत बात है। ये किस्सा कोई अलग अनाम दास का पोथा हो, बाणभट्ट की आत्मकथा हो, आप जो भी पढ़िए आपको लग जाएगा कि ये एक हम हमारे समय का ऐसा बड़ा साहित्य पढ़ रहे हैं कि ये आज से 50-100 साल बाद भी उतना ही आपको रुचिकर लगेगा, उतना ही अचरज में डालेगा, उतना ही चुनौती देगा। क्योंकि रचना पढ़कर आनंद आए लेकिन चुनौती भी लगे। लेखक यदि पढ़ रहा है उसको तो उसको लगना चाहिए कि हाय ऐसा हमने क्यों नहीं लिखा, उसके भीतर क्या से ये बात, आवाज तो आनी चाहिए। बहुत हाँ बड़ी बात कही आपने, वाह वाह। हाँ। तो निराला जी से कितने, निराला जी के बारे में क्या निराला तो बहुत बहुत उनको राम की शक्ति पूजा पढ़ी, पर बहुत इतनी कठिन है वो। मुझे जब उन्होंने कहा था, मैंने उसको दोबारा पढ़ी, मनोज श्याम जोशी ने कहा कि आप पढ़िए उसे। मैंने राम की शक्ति पूजा पढ़ी, सरोज स्मृति पढ़ी, उनकी किताबें पढ़ी मैंने। वो वैसा लेखन तो हिंदी में तुलसीदास के बाद सिर्फ निराला को ही मानता हूँ। बाकी तो देखिए, निराला को तो सबने स्वीकार किया। हम आप तो क्या है, मतलब आप शुरुआत से लगा लीजिए तो हिंदी आलोचना में आप शुक्ल से लगा के अभी तक जितने भी हैं, नामवर सिंह हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी, खैर कबीर की ओर चले गए थे, लेकिन उनको अस्वीकार करने वाला तो कोई है ही नहीं निराला को। किसी ने, मुक्तिबोध तो उनके भूरे भूरे प्रशंसक थे। मुक्तिबोध ने तो बहुत लिखा निराला पर, और वैसे जैसा लिखा वैसा और रामविलास शर्मा ने लिखा, क्या उस तरह बात की है, चीजें क्या तो कोई बात है, लिख ही जी नहीं जी। पाया। हाँ हाँ, वैसा तो कोई उनके लिए लिख नहीं, वो तो बहुत बड़े पाए के लेखक थे हिंदी में। मतलब हम मैं ऐसा मानता हूँ कि उर्दू शायरी का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ, और मैं मानता हूँ कि उर्दू जैसा लेखन हिंदी में बड़ा मुमकिन नहीं हो पाया, कोई संभव। पर निराला नहीं होते तो वो चीज मेरी काफी हद तक सच हो जाती। पर निराला है जो उसको झूठ, मतलब उससे असहमति मेरी कायम रखने के लिए मौजूद है। निराला को पढ़े तो लगता है कि नहीं, उर्दू शायरी के मुकाबले में हमारे पास निराला है। क्योंकि एक बार मैं इलाहाबाद गया था तो एक ने किस्सा सुनाया था कि निराला और फिराक गोरखपुरी की बहुत अच्छी मित्रता थी। वो दोनों इतने लड़ते थे, शाम को पीने बैठते थे और खूब लड़ाई होती थी। वो हिंदी को गालियां देते, फिराक गोरखपुरी सख्त नफरत करते थे हिंदी वालों से, और वो हिंदी के प्रबल पक्षधर निराला। खूब लड़ाई होती थी और अंततः निराला उठकर चले जाते थे। तो उनकी पत्नी ने एक बार कहा फिराक जी की कि क्या है ये, हिंदी आता है और आपसे लड़ाई करते हो, ये करते हो। बोलो तुम कुछ नहीं बोलो, ही इज अ ग्रेट पोएट, वो हिंदी का बड़ा कवि है। मैं लड़ाई करूं अलग बात है, पर तुम जानती नहीं वो हिंदी का बड़ा कवि है बोले। तो वो लड़ाई तो वो भी मानते थे इस बात को कि इसके मुकाबले का कवि हिंदी में नहीं है। तो निराला ऐसे कवि थे वो। ये जी। अच्छा, सरोजी कौशिक जी कह रहे हैं कि बाबा नागार्जुन के बारे में क्या विचार है आपका? नागार्जुन तो हाँ, देखिए नागार्जुन है, त्रिलोचन है, शमशेर बहादुर सिंह है, हमारे कई पास है। केदारनाथ अग्रवाल हैं, ये बाद की पीढ़ी के लोग हैं, ये तो हैं ही।
इन्होंने ही तो हिंदी को समृद्ध किया बाद में। पर देखिए उर्दू शायरी का जो मैंने जो तुलना की निराला से, वो उर्दू शायरी देखिए उसके बाद एक तरह से रुक गई, फिराक के बाद वैसी चीज फिर नहीं आ पाई। तो वहां तक हम यदि किसी की तुलना करेंगे तो फिर निराला ही हमारे पास तराजू में रखने के लिए है। क्या बात है। हाँ, तो बाद में तो फिर ये लोग थे, नागार्जुन है, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर है, त्रिलोचन है, ये सारे लोग बड़े लोग हैं। वो वहां से चले तो विनोद कुमार शुक्ल है हमारे पास आज हैं, वो मौजूद हैं। तो अच्छा, ऐसा नहीं। मैं थोड़ा सा, ये तो खैर अपनी अपनी राय हो सकती है। जी जी तो वर्तमान समय में आपको क्या लग रहा है कि जिस समय बाबा नागार्जुन, निराला जी या जितने भी बड़े बड़े नाम आपने कहे हैं, तो जी। वर्तमान में आपको क्या लग रहा है कि हिंदी को, हिंदी साहित्य को उतना समृद्ध करने में हमारे पास कितनी संपदा है अब वर्तमान पीढ़ी में? आज के लोगों को लेखन को लेकर कह रहे हैं आप? जी जी। 21वीं सदी, हाँ बिल्कुल, वर्तमान की बात 21वीं कर रहा हूं सदी, मैं। 21वीं सदी को तो अभी प्रूव करना है अपने आप को। लिख रहे हैं वो, देखिए जो लिख रहे हैं उनका तो हिसाब आने वाले समय में होगा अच्छा, कि आने कितना, वाले पीढ़ी में। हाँ, कितनी चीजें निकल कर आएंगी। देखिए समय भी एक अपना मूल्यांकन करता है, और जो लोग स्वघोषित महान हो जाते हैं, वो समय उनको उठाकर इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देता है। वो अलग चीज है। लेकिन जो लोग जेन्युइन राइटर हैं, अच्छा लिख रहे हैं, तो वो आगे आएंगे, चाहे उनका अभी जिक्र न हो रहा हो, उससे कोई उनको वो चिंता करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चिंता करनी चाहिए इस बात की कि इन्होंने उल्लेख नहीं, मतलब यदि हिंदी का लेखक एक इसी बात से अपने आप को अनाथ महसूस करे कि फला आलोचक ने मेरा नाम नहीं लिया, तो ये तो बहुत बड़ी दुख की बात है। कभी सोचना ही नहीं चाहिए इस तरह का। किसी एक आलोचक के ऊपर इतना, किसी भी आलोचक पर हिंदी के लेखक को क्यों निर्भर रहे कि एक नाम न लेने से एकाएक वो अपने आप को अनाथ महसूस करने लग जाए। ऐसा नहीं है, लिखते जाना चाहिए, समय करेगा मूल्यांकन। समय रेणु को देखिए, उस समय हिंदी जो नई कहानी का दौर था, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश का, तीनों का ऐसा कुछ वो था कि उन्होंने किसी को आगे नहीं आने दिया। लेकिन फिर भी समय ने मूल्यांकन किया, रेणु का, निर्मल वर्मा का किया, अमरकांत का किया। ये लोग क्या बात। उस समय चाहे नहीं हो पाया हो, लेकिन देखिए बाद में अमरकांत को ज्ञानपीठ मिला, जबकि इन तीनों को नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं होता। समय तो ध्यान में हर चीज को रखता है, हर चीज की एक जिल्द बनाकर रख लेता है कि कब मुझे इसे लेकर सतह पर आना है। तो वहां सारी चीजों का मूल्यांकन होता रहता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो होगा, इन लोगों का भी लेकिन होगा, जो है जेन्युइन राइटर उनका होगा उल्लेख, बिल्कुल होगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन एक और चिंता की तरफ मैं इशारा करना चाहूंगा कि जी। वर्तमान समय में जहां पर सोशल मीडिया के इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हमारे सामने उपलब्ध है, अब आप फोन में ही सब कुछ है, वहीं पर हम्म आप कुछ भी खोल सकते हैं। एक हम्म पुस्तक के लिए जो सही पाठक होना चाहिए, क्या वर्तमान समय में आपको लग नहीं रहा है जोशी जी, पाठकों की जी, कमी हो रही है? पाठकों की कमी हो रही, बिल्कुल, अच्छे पाठकों की कमी हो रही, वो तो आएगी। देखिए हर चीज के अब जब टेक्नोलॉजी आई है तो किसी न किसी को तो क्षति पहुंचाएगी। उसने इस जगह पहुंचाई। पर आप इस बात से भी तसल्ली रखिए कि जब शुरू में जैसे टेलीविजन आया था तो लोगों ने कहा था अखबार गया, अखबार गया, अब कोई नहीं पढ़ेगा, अखबार बंद हो जाएंगे। एक बड़ी चीज आ गई, आप सारे समाचार देख सकते हैं, वहां तो घटनाएं भी देख सकते हैं। लेकिन नहीं हुआ ऐसा। अखबार के प्रति लोगों का रुझान आज भी है, और जो अखबार पढ़ते हैं उनको अखबार ही चाहिए। आप कितना भी टेलीविजन पे देख ले, विश्वसनीयता का भी सवाल पैदा वहीं हो गया। विश्वसनीयता के साथ साथ आदत भी है। जो आ, आदत, जो अखबार पढ़ने का जो रुचि है, जो आनंद है, वो आपको टेलीविजन नहीं दे पाएगा। वो अलग है, वो अलग है, दोनों चीजें भिन्न है। जो कहते थे, घोषणाएं जिन्होंने की थी कि अब अखबार खत्म, ये अखबार के अंत का समय है, प्रिंट मीडिया के अंत का समय है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बड़ी संख्या में अखबार निकले और बड़े ऊंचे पहुंचे। भास्कर हमारे समय सिर्फ इंदौर से निकलता था, आज देश में वो 25 जगहों से निकलता है, 25 राज्यों से निकलता है। तो ये बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, चीजें अब हो सकता है आज लग रहा हो हमें कि पाठक कम हो रहा हो, पर किसी समय ऐसा आएगा। आप पुस्तक मेले में देखिए कितने लोग आते हैं खरीदने, तो पाठक तो बने हुए हैं। बस ये है कि अब उन लोगों की रुचि अलग हो सकती है, लेकिन आते हैं और बहुत सारी किताबें बिकती है, खूब बिकती है।
तो ये हम कह नहीं सकते ऐसा कि यार इस तरह की चीजें आ गई। हाँ, पर धक्का तो पहुंचा है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा हिंदी के लेखक को। ये तो हुआ है। वैसे आपने कहानियां लिखी है, उपन्यास लिखे हैं आपने, जी। आलोचना लिखी है आपने, तो कभी कविता लिखने का कुछ मन नहीं बना आपका? कविता बहुत कठिन काम है। कविता जो अच्छा। एक जेन्युइन पोएम होती है, जो ओरिजिनल जो कविता जिसको हम कहते हैं, वो बहुत कठिन काम है लिखना। वो साधारण काम नहीं है। जो लिख लेते हैं तुरंत फेसबुक पर डाल देते हैं, वो कविता अलग है। लेकिन जिसे सही कविता कहते हैं, कविता की परंपरा से निकलकर जो आज चल जहाँ कविता खड़ी, वो कविता लिखना बहुत कठिन, मुझे बहुत कठिन लगता है। पर कविता पढ़ता बहुत हूँ। लगभग सारे पुराने से लेकर भक्ति काल से लेकर आज तक के अभी सब, कुंवर नारायण वगैरह, ये केदारनाथ सिंह और नए जितने लिख रहे राजेश जोशी, सबको पढ़ा है मैंने। सभी मित्र हैं, परिचित है मेरे। लेकिन पढ़ता खूब हूँ, मेरी रुचि बहुत है कविता पर, लिखना मुझे कठिन लगता है। एक अच्छी कविता लिखना बहुत कठिन काम है। क्या बात है। देखिए, बात करते करते इतना समय निकल आया, हमें पता भी जी। नहीं चला। तो जी। साहित्य के अतिरिक्त जोशी जी, आपकी जी। वैसे कला चित्र वगैरह आप तो बनाते हैं, कुछ है सामने जो अपने मित्रों को दिखाना चाहेंगे आप? है सामने कुछ? हाँ, दिखाइए ना, जरूर। अच्छा लगेगा। ये अभी आया है संग्रह राजकमल से, तितली धूप। थोड़ा सा बीच में लाइए, बीच में। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी। जी ये जी, आया ये है। कब? अभी अभी आया है शायद ये? ये 2022 में आया। जी 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 जी। जी। और ये भी राजकमल से आया था, ये 2019 में आया था। क्या बात है, क्या बात है। जी। ये जी। सब जो मुख पृष्ठ है, आवरण है, ये आपने बनाए हैं? नहीं नहीं नहीं, ये वो राजकमल खुद बनवाते हैं उनकी तरफ से। अच्छा अच्छा। तो मैं नहीं आपका बनाया। नहीं मानते हैं, आपका बनाया हुआ नहीं मानते हैं? नहीं, मैंने कहा भी नहीं उनसे। मैं उन अच्छा अच्छा। ज्यादातर प्रकाशक को छोड़, मैंने जो कवर बनाए वो दोस्तों की किताबों के ही बनाए हैं। जी जी। जो अच्छा, कोई मैंने सुना कह आप देता है कि बना। संगीत, मैंने सुना संगीत में भी आपकी पर्याप्त रुचि है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन लेता नहीं हूँ, जैसे मतलब। कुमार गंधर्व हमारे यहीं के हैं, मध्य प्रदेश के, तो कुमार गंधर्व को सुनना मुझे बहुत पसंद है। सुन लेता हूँ। अ, गाने बजाने को मैं कोशिश नहीं की मैंने कभी। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। तो हाँ। आपके कार्यों पर तो शोध कार्य भी बहुत हुआ होगा? हाँ, काफी हुए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये नामवर सिंह जी पर जो पुस्तक है, वही हाँ, ये दिखा अभी रहे हैं आई है। आप? ये अभी 2 महीने जी पहले जी ही आई है। ये एक जी जी प्रेम जी। कहानियों का संग्रह आया है। अच्छा अच्छा। नहीं, आप प्रेम को साहित्य में क्या स्थान दे रहे हैं? ये अच्छा अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, मेरा ये मानना है, मैंने एक किसी अंग्रेजी के लेखक का पढ़ा था, उसने कहा था कि एक लेखक की असली पहचान प्रेम कहानी लिखने में ही होती है। उसकी सारी प्रतिभा का निचोड़ लेती है वो कहानी। तो उसमें कितनी प्रतिभा है लेखन की, वो जब प्रेम कहानी लिखेगा तो सामने आ जाएगी बोले। यदि प्रेम कहानी उसने लिख ली तो मानिए कि अच्छा लेखक है और सफल लेखक है। तो वो जब पढ़ा तो मुझे बड़ा विचित्र बात लगी, क्योंकि मैं तो शुरू से प्रेम कहानियां लिख रहा था। तो पर ये बात मुझे सही लगी कि हर बार जब लिखने बैठो तो वो उतनी ही परीक्षा लेती है, उतना ही इम्तहान लेती है कहानी, कि क्या करना है आपको। जो मैंने हमेशा लेखन में कोशिश की कि मैं इस्तेमाल किए हुए मुहावरे नहीं कभी रचनाओं में लेता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि मेरे अपने मुहावरे हों, मेरे अपने बिंब आए, मेरे अपने प्रतीक आए। वो चीजें मैं खुद तैयार करता हूँ कि बल्ब की पीली रोशनी में वो खड़ा था, वो हो गया, बहुत हो गया है। आप उस रोशनी को कैसे कह सकते हो, आपको अपनी भाषा में अपनी तरह से लिखना होगा, तो ही बात बनती है। जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और कोई विषय जो अभी हमारी बातचीत में अनछुआ रहा है, जिस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे जोशी जी? देखिए, यही मेरा है कि कहानी में भाषा को लेकर मैं कहना चाहता था कि कहानी में असली यदि उपस्थिति किसी की होती है तो भाषा की होती है। मैं शिल्प से ज्यादा, कंटेंट से ज्यादा महत्व भाषा को देता हूँ। बहुत अच्छी देखिए, बात कही आप। हाँ, कंटेंट कितना भी सामान्य हो, आपके पास अच्छी भाषा है। आप निर्मल वर्मा के यहाँ देखिए, कंटेंट कुछ भी नहीं होता है।
एक व्यक्ति बैठा हुआ है और सड़क पार कर रहा है, ये बेंच पर जाकर बैठ गया, वो कहानी इतने में पूरी हो जाए, पर उसकी भाषा इतनी रिच होती है कि हमें लगता है कि जैसे हम उसके साथ सड़क पार कर रहे हैं, हम भी उसके पास में बैठे हैं उसकी बेंच पर, उस गीली बेंच पर, और सामने घास है। तो ये चीज मैंने हमेशा मार्क और मैंने इसीलिए अपनी एक भाषा क्रिएट की कि उसी भाषा का जो रचाव है मेरा, चाहे मैं फैंटेसी लिखूं, चाहे मैं रियलिस्टिक लिखूं, कैसे भी कहानी लिखूं, पर मैं भाषा पर बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ज्यादा। मतलब मैंने एक मेरी कहानी है नदी के तहखाने में, जब मैंने हंस में छपने के लिए भेजी तो उनका फोन आया, मैं घर नहीं था राजन यादव जी का, तो दोबारा फोन आया 2 दिन बाद। मैंने फोन किया तो बोले तुम्हारी पत्नी ने उठाया, तुमने कहा नहीं? उनका मुझे कहा, पर उन्होंने कहा राजन जी का फोन था, तो मैं समझा वो भोपाल वाले राजन शर्मा होंगे, उनसे पारिवारिक अच्छा संबंध है अच्छा हमारे, वो होंगे अच्छा। इनको वसुधा के संपादक। नहीं, मैं फोन करा, तुम्हारी कहानी पढ़ी, 2 दिन से बेचैन हूँ मैं, क्यों? अरे वो कितनी जबरदस्त भाषा है तुम्हारे पास, बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे, बहुत प्रभावित हूँ। उनका क्या बात सबसे पसंद आई? बोले भाषा, भाषा बहुत अच्छी लगी। पर एक बात से मुझे एतराज है, उनका बताइए। यार तुमने पति पत्नी के बीच इतना प्रेम बताया, मुझे जीवन में कभी ऐसा लगा नहीं कि कोई पति पत्नी इतने प्रेम करते होंगे बोले। और खूब जोर से हंसने लगे। कहानी बोले भाषण को, हाँ हाँ बहुत हंसे। चिट्ठी भी लिखी उन्होंने उसको लेकर मुझे, और मैं कहानी छाप रहा हूँ, पर कहानी बहुत अच्छी है, मैं बहुत बड़ा बेचैन हूँ 2 दिन से उसे पढ़कर बोले। तो अच्छी कहानी को लोग वो भी करते हैं, संपादक राजन यादव जी में ये बात थी, वो कहानी या कोई भी चीज पढ़ेंगे तो चिट्ठी जरूर लिखते थे। हाँ बिल्कुल, पसंद नापसंद जो भी हो वो जाहिर करते थे, उस पर कहते थे। अच्छा, इसी बात में से एक और बात निकली, इतने जी बड़े साहित्यकारों के साथ आपका संपर्क रहा, पत्राचार जी रहा, बातचीत जी। रही, तो इस सामग्री को लेकर तो आपको एक पुस्तक तो लिखनी ही चाहिए थी, जो बड़े बड़े साहित्यकारों के साथ, और इस तरह की जो आपने अभी घटना सुनाई राजेंद्र यादव जी की, तो ये जी। तो आना चाहिए ना, कुछ लिखित में आपके पास दस्तावेज रहना चाहिए। आज चिट्ठियां तो है, अब ऐसी तो बच्चन जी की भी बहुत चिट्ठियां हैं मेरे पास। तो वो क्या है, पर उसमें कुछ इतनी निजी बातें भी आ गई हैं कि अब वो ठीक नहीं है उनको प्रकाशित करना। अच्छा अच्छा। हाँ, वो ये हो गया है। बच्चन जी ने एक बार लिख दिया था कि भाई मैं आदिवासियों के बीच वहाँ देखना चाहता हूँ उनका जनजीवन, उनके जीवन शैली। तो मैंने कहा आप कभी भी आ जाइए, और मैं क्या, मैं बहुत मामूली आदमी हूँ, आप आएंगे तो मुख्यमंत्री आपके आगे आगे दौड़े चले आएंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कभी भी आ जाइए। फिर उन्होंने कहा था कि मेरी कुछ कविताएं मेरे बेटे अमिताभ की आवाज में है, उसको एचएमवी ने उस समय ये नहीं आए थे कैसेट वगैरह, तो उन्होंने कहा कि वो उसमें एलपी है उनका, एचएमवी ने निकाला है, तो आप सुनना। अब उस समय देखिए वो रिकॉर्ड प्लेयर लाना, वो इतना महंगा होता है कि एक मध्य वर्ग के आदमी के बस की बात नहीं थी वो। और एलपी उस समय वो आता था 50-75 रुपए का, वो रिकॉर्ड, जी जी। और उसको फिर उसके लिए रिकॉर्ड प्लेयर लाओ। अब मैं उनको कह, मैंने बड़ा उससे कहा, बहुत संकोच से लिखा उनको कि देखिए ये मेरे लिए संभव नहीं है, पर कहीं मौका मिला तो जरूर सुनूंगा मैं, लेकिन मेरे लिए इसको खरीदना, इतने इसे कविताओं को सुनने के लिए, पर तो थोड़े से उनको खपा हो गए वो। पर अच्छा अच्छा बहुत सरल भी थे। फिर 1-2 महीने बाद फिर वापस उनका पत्र आ गया कि अच्छा कोई अच्छा। बात नहीं, मैं आपकी दिक्कत को समझ सकता हूँ बोले, पर मैंने जो लिखा था वो अपनी भावुकता में लिखा था कि मेरे बेटे की आवाज में है। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ, आप दोनों को बधाई देता हूँ, पर वो अभी मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। कई बातें होती थी, बहुत सारे खैर लोगों से, बहुत सारे। खैर जोशी जी, आपको पुरस्कार भी बहुत मिले हैं। खैर, तो पुरस्कारों की बात तो मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, पुरस्कार नहीं, तो हर करना एक भी नहीं चाहिए। साहित्यकार को मिलते हैं, और मुझे लग रहा है कि एक अच्छा साहित्यकार जो होता है वो पुरस्कार के लिए नहीं लिखता है, नहीं, बल्कि बिल्कुल। पुरस्कार उसके लिए फिर उसके सामने, साहित्यकार के लिए सामने आते हैं। लेकिन अब अंत में अब कार्यक्रम का समापन हम कर रहेंगे, तो जी। आप अगली जो हमारी नई पीढ़ी है, उनके लिए मैं तो उपदेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन नहीं नहीं। आप क्या सलाह देंगे उनको कि हमारे साहित्य को, जो किसी भी भाषा का हो, किसी भी विधा का हो, उसको ग्रहण करना चाहिए, और अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ साहित्य को भी जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ
ये होना ही चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि देखिए, आज की पीढ़ी की बस सबसे बड़ी दिक्कत यही है, मतलब सबकी नहीं है, उनमें से कुछ लोग तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन बाकी लोग हैं कि पढ़ते नहीं है। मतलब उनसे पूछो तो उनके जीवन में 10 किताब नहीं निकलेगी जिनको उन्होंने पढ़ा है, तो फिर दुःख होता है, क्योंकि अच्छे लेखन का रास्ता हमेशा अध्ययन से होके जाता है। आप पढ़ोगे नहीं तो आप अच्छा लिख नहीं पाओगे। और फिर दूसरी बात ये कि मुग्ध आदमी बहुत रहता है कि मैंने ये लिखा। क्योंकि मैंने इतना पढ़ा तो मैं कभी जीवन में ऐसा कर ही नहीं पाया कि कुछ कहानी छपी और बगल में दबा के शहर में निकला कि देखा आज छपा है। क्योंकि मुझे मालूम था कि इतना लोग लिख चुके हैं, इतना अच्छा साहित्य मौजूद है, तो अभी तो बहुत काम करना है हमें, बहुत। अभी भी लगता है मुझे कि मुझे बहुत सारा लिखना है, अभी अभी कुछ भी नहीं लिखा है। तो वो आत्ममुक्त नहीं होने देता आपका अध्ययन आपको, और आपको प्रेरित भी करता है लगातार कि आपको अच्छा लिखना। चुनौतियां आपके सामने जब तक बड़ी ना हो, आपको मिलान कुंडेरा बनना है, आपको शेक्सपियर बनना है, आपको प्रेमचंद बनना है, तो चुनौती बड़ी मिलेगी तो ज्यादा लेखन अच्छा होगा। आपने कम पढ़ा है तो आपके सामने चुनौती भी छोटी होगी। जिसको आपने पढ़ा है, आपके समकालीन को दो चार को पढ़ लिया, तो आपके सामने छोटी चुनौतियां हो गई, छोटी प्रेरणाएं हो गई, छोटे आपके लिए साधन हो गए सामने कि आपको जो ग्रहण करना है इन्हीं से करना है। तो ये चीजों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। हैं कुछ बहुत लोग बहुत जरूरी है, पढ़ते हैं। हाँ। बहुत जरूरी जी है। बिल्कुल। तो जो मित्र हमारे साथ अब देखिए लगभग 1 घंटा 16-17 मिनट से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए जी, कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे आप? मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इतना समय दिया और उसे सुना। मैं बिल्कुल हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं उन सबका आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो उनके कमेंट्स आए हैं बाद में आप देख लीजिएगा। ये ज़रूर। प्रोग्राम अभी थोड़ी देर में फेसबुक पर तो चल रहा है लाइव, ये उसमें जी, रिकॉर्डेड रहेगा। बाद में आप जी, जोशी जी देख लेना और कमेंट्स पर आप अपनी टिप्पणी दे दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छी जी, बातचीत रही और आपने खुलकर बहुत ही सहजता के साथ जी, अपने मित्रों के लिए बातचीत कही और बहुत जी। सारी बातें देखिए छन छन के बाहर भी आ जाती है और जो हाँ, फिर और मानस पटल पर जो फिर अंकित रहती है। मैं पुनः भालचंद्र जोशी जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी। आप हमारे साथ जुड़ गए, आपने समय निकाला। अब दिल्ली लौटिए, उसके बाद हम व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत ज़रूर, बिल्कुल। धन्यवाद आपका। नमस्कार बहुत-बहुत करता धन्यवाद आपको भी। हूँ। धन्यवाद। मित्रों, जो हमारे साथ जुड़े रहे, मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।